नमस्ते प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि अपन हिंदी प्लस संस्कृत दोनों के व्याकरण के जो टॉपिक है उन सभी टॉपिकों को एक एक करके और धीरे धीरे अपन पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अपन ने पिछली जो क्लासें थी उसमें संस्कृत के टॉपिक लिए थे, लेकिन आज हम हिंदी का जो टॉपिक है और पहला जो टॉपिक है हिंदी का वो है अपना वर्ण विचार। तो हिंदी का जो वर्ण विचार है उस टॉपिक को आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग सहयोग बनाएंगे और मुझे अगली क्लास लेकर आने के लिए मोटिवेट करते रहेंगे। तो हम शुरू करेंगे हिंदी। हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण अपन शुरू कर रहे हैं और इसमें जो अपना फर्स्ट चैप्टर है तो पहला जो टॉपिक रहने वाला है वो है अपना वर्ण विचार। पहला जो टॉपिक है इसका वो कौन सा है? अपना वर्ण विचार। वर्ण विचार की बात करें अपन तो अपने संस्कृत में भी पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर, तो उसका भी फर्स्ट चैप्टर वर्ण विचार था। लेकिन संस्कृत और हिंदी के जो वर्ण हैं उनके जो पार्ट है, उनका जो भाग है, उनको जिस प्रकार से बांटा गया है तो वो संस्कृत में एक अलग तरीका है और वो हिंदी में जा कर के और बहुत अलग हो जाता है। यानी कि हिंदी जो है वो संस्कृत से ही निकल करके आई है, इसलिए हमने सबसे पहले पढ़ा था संस्कृत का और उसके बाद में अब हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वर्ण विचार। तो सबसे पहले अपन वर्ण विचार के अंतर्गत बात करेंगे ध्वनि की, क्योंकि अपन धीरे धीरे बढ़ते हुए और वहाँ पर वर्ण तक भी पहुँचेंगे। वर्ण के बाद में आगे जितने भी इसके भाग हैं उन सबको अपन क्लियर करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन बात करेंगे वर्ण विचार के अंतर्गत ध्वनि की। नंबर 1, ध्वनि। नंबर 1 है ध्वनि। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, वही अपन ध्वनि की बात कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ध्वनि के अंतर्गत करेंगे अपन कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाई सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं? ध्वनि की। तो ध्वनि क्या होती है कि ध्वनि जो भाषा होती है हमारी, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, भाई जो सबसे छोटी इकाई है, इकाई किसे कहते हैं? इकाई की अपन आगे बात करेंगे, लेकिन जो सबसे छोटी इकाई होती है तो इकाई को ही, जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या होती है? अपनी ध्वनि। तो हम बात कर रहे हैं हमारे जो मुख है, हमारा जो मुख है, तो हमारे मुख से जो उच्चारित होने वाली जो ध्वनि है उसी ध्वनि को हम जिस प्रकार से मुख से उच्चारित होने वाले या होने वाली आ क ख च
छ, आदि को ध्वनि कहते हैं। यानी कि हम जो शब्द, जो वर्ण या फिर जो कुछ भी हम बोलते हैं, हमारे अंदर से, मुख के अंदर से जो भी आवाज़ निकलती है, उस आवाज़ में जिन जिन वर्णों को बोला जाता है वो सब के सब मिल करके क्या बनाते हैं? ध्वनि। यानी कि हम जैसे ए बोल रहे हैं, आ बोल रहे हैं, का खा गा घांग, चा छा जा झ ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, पा फा बा भा मा, कुछ भी, कोई भी वर्ण है तो हम जिसको अपने मुख के अंदर से बोल रहे हैं और वो बोली के माध्यम से जो बाहर निकल रहा है, वो उसको क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर ध्वनि कहते। इसी के साथ में अपन बात करें, ये तो हो गई कि भाई हमारे मुख से बोली जाने वाली जो भी कोई चीज़ है, जो भी आवाज़ निकल करके सामने आ रही है, तो उसको अपन क्या कह रहे हैं? ध्वनि कहते हैं। उसके साथ में, इसके साथ में, जैसे पशु, जैसे पशु, पक्षियों की आवाज़ भी ध्वनि के अंतर्गत आती है। यानी कि अपन बात कर रहे हैं किसकी? ध्वनि की। तो जैसे मानव है, मानव के साथ साथ जो पशु पक्षी हैं, तो पशु पक्षियों के मुख से जो ध्वनि निकलती है उनकी, तो उस आवाज़ को, पशु पक्षियों की जो आवाज़ है उसको भी अपन क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। यानी कि उसको भी अपन, उनकी जो आवाज़ है उसको भी अपन ध्वनि के अंतर्गत मानते हैं। उनकी आवाज़ भी ध्वनि में ही आती है। जैसे कोई भी पक्षी है, आप देखते हो कि कोई भी पक्षी है वो बोलता है, तो जब वो बोलता है तो उसकी आवाज़ जो मुख के अंदर से उसकी जो आवाज़ निकलती है तो वो अपन को सुनाई देती है। लेकिन अपन उसको, सुनाई तो देती है अपन को, लेकिन अपन उसको समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या बोल रहा है। पक्षी, कौन सा पक्षी क्या बोल रहा है, उसको अपन समझ नहीं पाते। अपन ये ज़रूर समझ जाते हैं कि ये उस पक्षी की आवाज़ है। तो उस आवाज़ को ही अपन क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। इसी प्रकार से अपन बात करें तो ध्वनि दो प्रकार की होती है। ध्वनि दो प्रकार की होती है। भाई अपन ने लिख दिया कि ध्वनि कितने प्रकार की होती है? ध्वनि दो प्रकार की होती है। ये तो अपन ने लिख दिया, लेकिन अपन जैसे बात करें कि ध्वनि दो प्रकार की, अपन ने लिख दिया कि भाई होती है, ठीक है, मान लिया, लेकिन होती कौन कौन सी है? तो मानव के द्वारा उच्चारित वर्णात्मक ध्वनि को सार्थक व पशु
पक्षियों के द्वारा बोली जाने वाली ध्वनि को निरर्थक ध्वनि कहते हैं। अपन ने लिखा ध्वनि कितने प्रकार की होती है? ध्वनि 2 प्रकार की होती है। अब इसके जो प्रकार है वो वैसे तो अपन ने इसमें लिख दिए, ठीक है, लेकिन अपन उसको अलग से मतलब थोड़ा विस्तारित रूप से विस्तृत करके और फिर अपन उसको समझेंगे, वो कहाँ पर, थोड़ा आगे जाकर। लेकिन उससे पहले अपन ने यहाँ पे बात की मानव के द्वारा उच्चारित, यानी कि मानव के द्वारा जो बोली जाती है, उनके द्वारा जो बोली गई भाषा है, और वो भी कैसी, वर्णात्मक, यानी कि जो वर्णों का प्रयोग करके और मानव के द्वारा जो ध्वनि उच्चारित की जाती है, जो बोली जाती है, वो तो कौन सी होती है? सार्थक ध्वनि होती है। और पशु पक्षियों के द्वारा जो बोली जाती है वो कौन सी होती है? निरर्थक ध्वनि होती है। या फिर मानव के द्वारा बोली जाने वाली जो वर्णात्मक ध्वनि है उसको सार्थक ध्वनि कहते हैं, और पशु पक्षियों के द्वारा बोली जाने वाली जो ध्वनि है उसको क्या कहते हैं? अपन निरर्थक ध्वनि कहते हैं। भाई अपन ने समझ लिया इसको, ये तो हो गई अपनी ध्वनि, ठीक है। तो एक बार आप इसको उतार लीजिए, उसके बाद में अपन इसका जो ये तो हो गया फर्स्ट, उसके बाद में सेकंड इसका जो नंबर है उसको अपन आगे पढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। मुख से उच्चारित होने वाली ए आ क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण, अपन ने यहाँ पे लिख दिया आदि, यानी कि इसके बाद में अपन सारे वर्णों को इसमें लिख सकते हैं। आदि को ध्वनि कहते हैं। पशु पक्षियों की आवाज़ भी ध्वनि के अंतर्गत आती है। यानी कि जो पशु पक्षी बोलते हैं, कोई भी पशु हो या पक्षी है, तो वो उनकी आवाज़ में जिस प्रकार से वो बोलते हैं तो उनकी आवाज़ भी क्या होती है? ध्वनि होती है। वो भी ध्वनि के अंतर्गत यानी कि ध्वनि के अंदर ही आती है। ध्वनि 2 प्रकार की होती है। ध्वनि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, जिसको अपन आगे जा करके डिस्कस करेंगे। मानव के द्वारा उच्चारित वर्णात्मक, यहाँ पर वर्णात्मक को आप अंडरलाइन कर दीजिए। मानव के द्वारा उच्चारित वर्णात्मक ध्वनि को का नहीं होगा, ये को होगा। मानव के द्वारा उच्चारित वर्णात्मक ध्वनि को सार्थक व पशु पक्षियों के द्वारा बोले जाने वाली ध्वनि को निरर्थक ध्वनि कहते हैं। पशु पक्षियों के द्वारा बोली जाने वाली ध्वनि को निरर्थक ध्वनि कहते हैं। ठीक है, अब नंबर 2 देखते हैं इसका।
तो नंबर 2 की बात कर रहे हैं अपन, और नंबर 2 पे क्या आएगा अपना वर्ण। नंबर 2 पे आता है अपना वर्ण। तो अपन वर्ण की बात करेंगे तो मुख से उच्चारित, मुख से उच्चारित आ क ख ग च आदि को लिखित रूप में वर्ण कहते हैं। अपन बात कर रहे हैं वर्ण की, और वर्ण के अंतर्गत अपन देख रहे हैं कि मुख से उच्चारित यानी कि मुंह के द्वारा जो बोले जाते हैं, क्या बोले जाते हैं, ए आ क ख ग घ अंग, यानी कि ए आ से मतलब है कि ए से लेके और अंग अह तक, ए आ ई उ री री ए ऐ ओ औ, तो आदि ये जो वर्ण है ये आ जाएंगे सारे इसमें। उसके बाद में क ख ग घ अंग, च छ ज झ य ठ ठ ड ढ ण थ थ द ध न प फ ब भ म य व र ल श श श ह आदि इस प्रकार के जो वर्ण है, तो उनको जब लिख दिया जाता है, उनका जो लिखित रूप है, तो वो उनको लिखित रूप में क्या कहते हैं, अपन वर्ण कहते हैं। अपन इसको दूसरी तरीके से समझे तो भाषा की या ध्वनि की, भाषा की या ध्वनि की वह इकाई, भाषा की या ध्वनि की वह इकाई जिसके और अधिक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण, यानी कि भाषा की या फिर ध्वनि की वह इकाई जिसके और अधिक टुकड़े या फिर खंड नहीं किए जा सकते, यानी कि उसको बांटा नहीं जा सकता, उसे तोड़ा नहीं जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे बात करेंगे अपन, एक तो हो गया क और एक हो गया अपना क, एक तो क और एक हो गया क। तो जो क है अपना, तो क के अपन टुकड़े कर सकते हैं, क के अपन टुकड़े करेंगे तो क प्लस अ, दो हो गए। लेकिन जैसे ये क है तो इसके अपन टुकड़े नहीं कर सकते, ये का ही रहेगा। इस प्रकार से अपन इसको वर्ण नहीं कह सकते, और लेकिन अपन ये जो शब्द ये अपन ने लिखा है यहाँ पर क, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, इसको अपन वर्ण कह सकते
हैं। ये हो गया अपना सेकंड पॉइंट। एक बार आप इसको उतारिए, फिर अगला जो इसका पॉइंट है उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। मुख से उच्चारित ए आ का खा गा अंग चा छा जा झ य आदि को लिखित रूप में वर्ण कहते हैं। भाषा की या फिर ध्वनि की वह इकाई जिसके और अधिक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन? वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, इधर लिख दो आदि। क ख ग घ अंग, च छ ज झ य आदि। ठीक है, इसको रफ करते हैं। नंबर 3 जो है अपना, तो नंबर 3 पे अपन बात करेंगे अक्षर। अक्षर। अब अक्षर की अपन बात कर रहे हैं कि अक्षर कहते किसे हैं। ये अक्षर कहते किसे हैं? तो जब हम ध्वनि या ध्वनि के समूह को उच्चारित करते हैं उस समय जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण श्वास के एक झटके से हो जाता है, उसे अक्षर
कहते हैं। अक्षर की अपन बात कर रहे हैं, और अक्षर की अपन बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जब हम ध्वनि या ध्वनि के समूह को, यानी कि या तो कोई सिंगल ध्वनि हो या फिर कई सारे ध्वनियों का एक समूह हो, उस समूह को उच्चारित करते हैं, यानी कि उसको बोलते हैं, और उस समय, किस समय, जब हम उसको बोल रहे हैं तो उस बोलते समय जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण श्वास के एक झटके से हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। जैसे अपन बात करें आम, अपन बात कर रहे हैं आम, तो अपन आम जैसे बोलते हैं तो अपन एकदम जैसे उसका आम का उच्चारण करते हैं तो अपन आम ये ऐसे नहीं बोल करके अपन बोलते हैं आम। आम यानी कि जहाँ पर ये मैं है तो मैं के अंदर कोई किसी भी प्रकार की कोई मात्रा नहीं है। मैं कैसा है? एक पूर्ण रूप से एक शुद्ध वर्ण है, और इसी कारण से इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन अक्षर कहते हैं। जैसे आम हो गया, काम हो गया, आम, काम, उसके बाद है अपना एक आम, काम, नेम, मैम आदि। अपन देख रहे हैं कि जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं आम, काम, नेम, मैम, तो आदि जब शब्दों को अपन बोल रहे हैं तो उसके लास्ट में हम जो मैं का उच्चारण कर रहे हैं तो मैं का उच्चारण करते समय उसको हम एक झटके से छोड़ रहे हैं, एकदम जैसे कि हमने उसको उठा के पटक दिया हो। जैसे कि हम किसी चीज़ को उठा के पटकते हैं एकदम झटके से, उसी प्रकार से हम इसको बोल रहे हैं आम, काम, नेम, मैम आदि। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं उसको अपन क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। चलो उतारो इसको एक बार। जब हम ध्वनि या ध्वनि के समूह को, जब हम ध्वनि या ध्वनि के समूह को उच्चारित करते हैं उस समय जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण श्वास के एक झटके से हो जाता है उसे अक्षर कहते हैं। जैसे यहाँ पे डालो आप, जैसे भाई ऐसे कौन से शब्द हैं तो उनको देखने के लिए अपन यहाँ पर जैसे आम, काम, नेम, मैम इत्यादि। आम, काम, नेम, मैम इत्यादि। ठीक है, अगला भाग देखते हैं इसका। अगला जो भाग है इसका वो है नंबर 4, और नंबर 4 पे आएगा शब्द। नंबर 4 पे क्या आएगा? शब्द। तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते
हैं। शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। यानी कि कोई भी दो हो, एक नहीं होना चाहिए। यदि एक ही वर्ण है और उसको अपन लिख रहे हैं तो उसको अपन वर्ण ही बोलेंगे, उसको अपन कभी भी शब्द नहीं बोल सकते। तो इसलिए वर्ण कितने होने चाहिए? या तो वर्ण दो होने चाहिए या फिर दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं। यानी कि कम से कम दो तो होने ही चाहिए। दो से अधिक कितने भी वर्ण हो, उन वर्णों के मेल को यानी कि उनको मिला करके और जिस प्रकार से अपन बोलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अपन उस मेल को शब्द कहते हैं। अब यहां पर अपन बात करें कि शब्द जो है, शब्द दो प्रकार के होते हैं। अपन बात कर रहे हैं किसकी? शब्द की। और शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक की बात करेंगे तो नंबर एक पे आएगा सार्थक शब्द, और नंबर दो पे आएगा, इधर लिख देते हैं इसको, नंबर दो पे आएगा निरर्थक शब्द। एक तो कौन सा हो गया अपना सार्थक शब्द और दूसरा अपना कौन सा हो गया निरर्थक शब्द। अपन पहले नंबर एक यानी कि सार्थक शब्द की बात करते हैं कि सार्थक शब्द होता क्या है। भाई जैसे कि अपन ने ध्वनि के अंतर्गत पढ़ा था सबसे पहले कि ध्वनि कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सार्थक और एक होती है निरर्थक। तो वही उसी प्रकार से उसको अपन यहाँ पर लेकर के आ गए शब्द के अंदर, और शब्द के अंदर उसको अपन अच्छी तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले नंबर एक डाल करके, और सार्थक शब्द। सार्थक जो शब्द है वो सार्थक शब्द किसे कहते हैं? वह शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। वह शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, यानी कि कोई भी शब्द हो जिसका कोई ना कोई निश्चित अर्थ जरूर होना चाहिए, तो वो जिसका निश्चित अर्थ है तो वो किस में आएगा? सार्थक शब्द के अंतर्गत आएगा। यानी कि वह शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं? अपन सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे इसमें लिखिए, जैसे कमल। जैसे कमल। अपन कमल की बात कर रहे हैं, अपन ने बोल दिया कमल, लेकिन ये सार्थक शब्द कैसे है? पूछोगे आप कि सर ये सार्थक शब्द कैसे है? तो सार्थक शब्द ऐसे है बेटा कि जैसे अपन ने कमल बोला है, कमल बोलते ही तुरंत अपना ध्यान कहाँ पर जाएगा? जो एक फूल होता है जिसको एक नाम दिया गया है कि वो किसका फूल है? कमल का फूल है।
तो जैसे अपन ने कमल बोला, तुरंत अपना ध्यान, अपने दिमाग जो है वो उसमें क्या बनेगा, एक इमेज बन जाएगी, उसमें एक तस्वीर बनेगी, और वो तस्वीर किसकी होगी, एक फूल की होगी। और वो फूल है जो उसका एक निश्चित अर्थ है, यानी कि उसका एक निश्चित अर्थ निकल रहा है। जैसे ही अपन ने कमल बोला, अपने दिमाग कहाँ पर गया, तुरंत दौड़ करके वहाँ पर गया जो एक फूल होता है उसके ऊपर। तो जो इसका अर्थ निकलता है कि कमल क्या है, कमल एक फूल है। तो जैसे अपन इसको अलग अलग करेंगे, तोड़ेंगे, इसको अपन वर्ण निकालेंगे इसमें, क्योंकि ये क्या है, शब्द है, और शब्द क्या किसका रूप, मतलब विस्तृत रूप है, वर्णों का। भाई इसमें वर्ण है, वर्णों से मिलकर के इस शब्द का निर्माण हुआ है। तो अपन जिसको इसको तोड़ेंगे तो पहले हो जाएगा का प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ। अपन यहाँ पर बात करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। टोटल वर्णों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कितने वर्ण हुए हैं, 6 वर्ण हुए हैं। लेकिन 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 यहाँ पर ये इस चीज़ पे ध्यान देना है कि यदि कोई भी शब्द है, शब्द के अंत में अगर ए है तो ए की जो मात्रा है उसको वर्णों के अंतर्गत, वैसे तो वर्णों में आती है, वर्ण ऐसे ही शुरू होते हैं, लेकिन अपन जैसे इसको अपन ने कमल को तोड़ा है तो यहाँ पर निकल नहीं, तो कितने वर्ण हैं, 6। लेकिन जो अंतिम ए है उसको नहीं गिना जाता। और यहाँ पर वर्ण कितने माने जाएंगे, अगर वर्ण पूछे जाए कि कमल में कितने वर्ण है तो यहाँ पर अपन आंसर होगा अपना 5, क्योंकि जो अंतिम ए है उस अंतिम ए को कभी भी गिना नहीं जा सकता। तो एक बार आप इसको उतारिए। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। शब्द 2 प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। नंबर 1 डाल के लिखिए, सार्थक शब्द वह शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कमल, और कमल के आगे लिख लो कोष्टक में या फिर नीचे लिख लो, यहाँ पे कमल जो है उसके नीचे यह क्या है, एक फूल। भाई कमल बोलते ही अपने दिमाग में जो इमेज बनी है वो किसकी बनी है, एक फूल की बनी है। उसके बाद में इसको जैसे अपन ने डिवाइड किया, वर्ण में बांटा है, के प्लस ए प्लस में प्लस ए प्लस ला प्लस ए। टोटल वर्णों में नोट लगा करके लिख लो। शब्द के अंत में आने वाले ए को गिना नहीं जाता। ए को छोड़ करके अगर कोई भी स्वर वर्ण है तो उसको गिना जाएगा, लेकिन अगर ए है तो उस ए को नहीं गिना जाता। चलो इसको रफ करते हैं अब और आगे
नंबर 2 पे देखेंगे अपन निरर्थक शब्द। ये तो हुआ अपना सार्थक शब्द, और सार्थक के बाद में फिर इसका दूसरा जो भाग है वो है अपना निरर्थक शब्द। नंबर 2 निरर्थक शब्द। शब्द का या फिर वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ प्राप्त नहीं होता, जिसका कोई निश्चित अर्थ प्राप्त नहीं होता, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। शब्दों का या फिर वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ प्राप्त नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। यानी कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई भी अर्थ प्राप्त नहीं होता, जिसको बोलने पर उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं निरर्थक शब्द। जैसे अपन गगड़, चगड़, थड़ड़ आदि। यदि इस प्रकार के जो शब्द है गगड़, चगड़, थड़ड़, तो इस प्रकार के शब्दों को अपन जब बोलते हैं तो अपन ने बोल तो दिया, लेकिन इनका क्या है कि कोई भी निश्चित प्रकार का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा। इनका अर्थ क्या होता है? कुछ भी अर्थ नहीं निकलता इनका। बोलने को क्या अपन कुछ भी बोल देते हैं अपने मुंह से, लेकिन अगर कोई उसका निश्चित अर्थ निकल रहा है तो वो सार्थक शब्द हो जाएगा, और उसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा, इनका क्या है? किसी भी प्रकार का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो ये क्या हो गए? एक निरर्थक शब्द हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब इसके अपन खंड करेंगे, टुकड़े करेंगे, तो फर्स्ट वाले के अपन टुकड़े करेंगे। यहाँ पे लिखो, जैसे पहले तो उसके बाद में ये, ठीक है। अब फर्स्ट वाला जो गगड़ है तो अपन इसके टुकड़े तो कर देंगे, क्योंकि ये वर्णों से मिलकर के बना है, और वर्णों से मिलकर के बनने के कारण जो वर्ण है इसमें, वो वर्ण सारे के सारे निकल करके और क्या है कि बाहर आ जाएंगे। लेकिन इसका क्या है कि कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा। भाई इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा। वर्ण है उनको तो अपन ने अलग अलग कर दिया, इन वर्णों से मिलकर के ये शब्द बना है, ये तो जरूर है, लेकिन इसका क्या है? कोई अर्थ नहीं निकल रहा। अर्थ नहीं निकलने के कारण अपन इसको क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द। चलो उतारो। वर्णों का, अच्छा यहां पे एरो और वर्णों का लिखना भूल गए ना, तो का को अपन ऐसे, ये जो अपन ने निशान लगाया, चिन्ह लगाया, उन चिन्हों को अपन जब चिन्हों को पढ़ेंगे तब वहां पर बताऊंगा कि ये इसको क्या कहते हैं। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ
जिसका कोई निश्चित अर्थ प्राप्त नहीं होता हो या फिर नहीं होता, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। नीचे लिख लीजिए, गगड़, चगड़, थड़ड़ आदि। गगड़ शब्द का अपन ने जैसे वर्ण विच्छेद किया, वर्णों को अलग अलग किया, उसके शब्द के टुकड़े किए, तो जो वर्ण निकल करके सामने आए उन वर्णों को ऐसे कैसे लिख दीजिए। यहाँ पर भी अगर अपन बात करेंगे तो वर्णों में नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, लेकिन 6 को गिना नहीं जाएगा। कुल टोटल वर्ण कितने होंगे? 5। ऐसे कैसे लिख लो? उतार लिया? चलो इसको रफ करते हैं। ये हो गए अपने नंबर 4 और अब अगला है अपना नंबर 5। नंबर 5 पे है पद। शब्द के बाद में पद। तो यहां पर शब्द का ऐसा रूप जिसका वाक्य में प्रयुक्त प्रयोग किया जाता है तथा वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के साथ उस शब्द का संबंध स्थापित किया जाता है उसे व्याकरणिक रूप मिल जाता है तो उसे पद कहा जाता है। हाँ, इधर ध्यान दो। शब्द का ऐसा रूप जिसका वाक्य में प्रयोग किया जाता है, यानी कि कोई भी ऐसा शब्द जिसका कोई वाक्य है और उस वाक्य में प्रयोग किया जाता है तथा वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के साथ वाक्य में जो अन्य शब्द हैं, भाई ये तो ही नहीं है कि अपन जो प्रयोग कर रहे हैं वही शब्द है, उसके अलावा वाक्य में और भी शब्द होते हैं। तो वाक्य में प्रयोग जो और शब्द हैं उन शब्दों के साथ में उस शब्द का जो अपन प्रयोग कर रहे हैं उस शब्द का संबंध स्थापित किया जाता है और संबंध स्थापित करने के बाद में उसे क्या मिल जाता है? एक व्याकरणिक रूप मिल जाता है, यानी कि व्याकरण की दृष्टि से वो शुद्ध वाक्य बन जाता है, तो उसे पद कहा
जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। जैसे शब्द हो गया अपना पुस्तक, शब्द हो गया कौन सा? अपना पुस्तक। ठीक है, ये तो अपना शब्द हो गया। अब अपन क्या करेंगे कि एक वाक्य का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो अपन करेंगे वाक्य का निर्माण। यह मेरी है। अब यहाँ पे देखो, अपन ने लिखा शब्द कौन सा? पुस्तक, लेकिन अपन ने जैसे वाक्य बोला तो वाक्य क्या बोला अपन ने? यह पुस्तक मेरी है। यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक मेरी है। तो यह मेरी है, ये जो शब्द हैं ये क्या है? वाक्य के शब्द हैं। अपन ने जो शब्द प्रयोग किया है वो कौन सा है? पुस्तक। तो पुस्तक को जैसे अपन ने इसमें रखा, अपन जैसे यहाँ रख दें पुस्तक यह मेरी है, तो व्याकरण की दृष्टि से वो शुद्ध रूप ही नहीं होगा, वो अशुद्ध हो जाएगा। या फिर अपन ऐसे कहें यह मेरी पुस्तक है, तो भी वो अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जो है वो क्या आएगा कि पुस्तक जो शब्द है उससे संबंध स्थापित कर रहे हैं अपन, तो संबंध स्थापित करने के कारण ये मेरी जो है वो क्या है? ये मेरी बताने वाला जो है तो वो क्या है? एक संबंधात्मक शब्द है। इसलिए अपन ने यहाँ पर इसको कहाँ पे रखा है? पुस्तक को इस जगह पे रख दिया। यह पुस्तक मेरी है, यानी कि अपन निश्चितता का बोध करवा रहे हैं कि यह जो पुस्तक है वो किसकी है? मेरी है। निश्चित रूप से कह रहे हैं कि यह पुस्तक मेरी है। इसलिए अपन इसका व्याकरणिक रूप मिल जाता है, यानी कि इसको एक व्याकरणिक यानी कि शुद्ध रूप मिल गया। अब जैसे अपन ने वाक्य में प्रयोग किया तो वाक्य में प्रयोग करने के साथ में इसको एक शुद्ध रूप मिल गया, और शुद्ध रूप मिलने के कारण ये क्या बन गया? एक वाक्य बन गया। इसी प्रकार से अपन पुस्तक के ऊपर ही अगला वाक्य बनाएंगे। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ? पुस्तक पढ़ता हूँ। पुस्तक को अपन ने इस जगह पे रख दिया। व्याकरण की दृष्टि से वाक्य कैसा हो गया? अपना शुद्ध हो गया। और जैसे ही वाक्य शुद्ध हुआ है तो ये क्या हो गया? एक पूरा वाक्य का निर्माण हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन पद बना सकते हैं, यानी कि जो वाक्य बनाया है अपन ने उस वाक्य को अपन क्या कह सकते हैं? एक पद कह सकते हैं। भाई जिस प्रकार से अपन ने वाक्य का निर्माण किया है तो इस वाक्य को अपन पद कह देंगे, और ये वाक्य किस में चला जाएगा? एक पद की श्रेणी में चला जाएगा, यानी कि पद के अंतर्गत ये आ जाएगा। चलो उतारो, नंबर 5 डाल के पद। शब्द का ऐसा रूप, शब्द का ऐसा रूप जिसका वाक्य में प्रयोग किया जाता है, जिसका वाक्य में प्रयोग किया जाता है तथा वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के साथ तथा वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के साथ तथा वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के साथ उस शब्द का संबंध स्थापित किया जाता है, उस शब्द का संबंध स्थापित किया जाता है, उसे व्याकरणिक रूप से
व्याकरणिक रूप मिल जाता है तो उसे पद कहा जाता है। तो उसे पद कहा जाता है। जैसे पुस्तक। अब उसके बाद में जो दोनों अपन ने वाक्य बनाए हैं तो वो दोनों वाक्यों को लिख लीजिए और ये वाक्य क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब है नंबर 6। नंबर 6 पे आएगा वाक्यांश। नंबर 6 पे क्या आएगा? वाक्यांश। दो या दो से अधिक सार्थक शब्द मिलकर दो या दो से अधिक सार्थक शब्द मिलकर जब पूर्ण वाक्य नहीं बना सकते हैं तो शब्दों के ऐसे समूह को वाक्यांश शब्दों के ऐसे समूह को वाक्यांश कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक शब्द, कोई भी शब्द हो जो दो हो या दो से अधिक हो और वो मिल करके कोई भी एक जो शब्द का अपन को निर्माण करना है तो उस शब्द का वो क्या करते हैं कि निर्माण नहीं कर पाते हैं। यानी कि एक जो वाक्य है उस वाक्य को वो नहीं बना पाते हैं। तो ऐसा जो वाक्यों का या शब्दों का जो समूह है उस समूह को अपन क्या कहते हैं? वाक्यांश कहते हैं। ये हो गया अपना वाक्यांश। उसके बाद में है नंबर 7 और नंबर 7 पे है वाक्य। ये तो हो गया वाक्यांश, ठीक है। अब नंबर 7 पे है अपना वाक्य। यानी कि दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक निश्चित अर्थ
प्रदान करते हैं उसे वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के जब क्या करते हैं कि एक निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं, यानी कि कई दो हैं या दो से अधिक जो शब्द हैं वो एक साथ मिल करके कोई एक निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं, एक निश्चित अर्थ देते हैं, तो उस अर्थ निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं, तो उस निश्चित अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं अपन, उसको एक वाक्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें अपने सामने चार शब्द हो गए, ठीक है, 1 2 3 और 4। चार जो शब्द हैं, शब्द कैसे हैं, अलग अलग हैं, ठीक है भाई। दो या दो से अधिक शब्द, तो ये क्या है, दो से अधिक है, दो भी हो सकते हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर दो से अधिक शब्द हैं, यानी कि चार शब्द हैं और चारों शब्द मिल करके एक निश्चित अर्थ प्रदान कर रहे हैं। और वो अर्थ कौन सा है कि राम क्या कर रहा है, राम पुस्तक पढ़ता है। क्या करता है राम, राम पुस्तक पढ़ता है। तो जो पढ़ना रूपी उसकी जो क्रिया है वो एक निश्चितता का बोध करवा रही है कि क्या पढ़ता है, वो पुस्तक पढ़ता है। कौन पढ़ता है, राम पढ़ता है। और पढ़ना जो है वो क्रिया है, तो पढ़ना से पढ़ता हो जाता है, ठीक है। एक बार इसको उतारिए। दो या दो से अधिक सार्थक शब्द मिलकर जब पूर्ण वाक्य नहीं बना सकते हैं तो शब्दों के ऐसे समूह को वाक्यांश कहते हैं। वाक्यांश कहते हैं। नंबर 7 डाल के फिर लिखिए वाक्य। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक निश्चित अर्थ, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। चलो इसको रफ करते हैं अब। इसके बाद में अब है नंबर 8। नंबर 8 पे क्या है, हल। हल को अपन कहते हैं हलंत। हल को अपन क्या कहते हैं, हलंत, ठीक है। टेक के नीचे हल को हलंत। व्यंजन वर्णों जब किसी व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण का अभाव
होता है तथा व्यंजन वर्ण के नीचे व्यंजन वर्ण के नीचे तिरछी रेखा लगा दी जाती है तो उसे हल या हलंत वर्ण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? हल या हलंत वर्ण। जब व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण का अभाव होता है, यानी कि कोई भी ऐसा व्यंजन वर्ण जिसमें किसी भी प्रकार की कोई मात्रा नहीं होती, उसमें से पूर्णतः सभी प्रकार की मात्राओं को उस व्यंजन वर्ण से दूर कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, और उसके नीचे, उस व्यंजन वर्ण के नीचे तिरछी रेखा लगा दी जाती है। तो उस जो तिरछी रेखा लगा हुआ जो वर्ण है उसको हल या हलंत वर्ण कहा जाता है। जैसे क, जैसे है क, तो क में से जैसे अपन, ये क्या हो गया? एक शब्द हो गया। क्यों हुआ शब्द? क्योंकि इसमें एक तो क प्लस एक अ, दो जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन जैसे अपन ने इसमें से, इस क में से ए को अलग किया, तो यहाँ पर जो व्यंजन वर्ण निकल करके आएगा वो व्यंजन वर्ण कौन सा होगा? अपना व्यंजन वर्ण, और व्यंजन वर्ण कौन सा होगा? क। यानी कि इस क के नीचे जो अपन ने हलंत लगाया है, जो तिरछी रेखा लगाई है, उस तिरछी रेखा लगाने के कारण इस व्यंजन वर्ण में से जो ए है, इस शब्द में से ए, उसको निकाल दिया, और ये क कैसा होगा? एक हल वर्ण या फिर हलंत वर्ण हो गया। ये एक शुद्ध व्यंजन वर्ण, हलंत वर्ण, जिसको अपन व्यंजन को ही हल कहते हैं, उसी प्रकार से संस्कृत में इसे हल कहते हैं और हिंदी में इसे व्यंजन कहते हैं। जैसे ही अपन ने तिरछी रेखा लगाई है तो ये कैसा हो गया? हलंत, यानी कि शुद्ध व्यंजन वर्ण हो गया। चलो उतारो। जब व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण का, जब व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण का अभाव होता है तथा व्यंजन वर्ण के नीचे तिरछी रेखा लगा दी जाती है, उसे हल या हलंत वर्ण कहा जाता है। क में से क प्लस अ, यहाँ पर व्यंजन वर्ण कौन सा है? क। ठीक है, चलो मिटाते हैं इसको। अगला है नंबर 9, और नंबर 9 पे है सिरो रेखा। नंबर 9 है और नंबर 9 पे क्या है? सिरो रेखा। सिरो रेखा। तो किसी शब्द को
किसी शब्द को लिखते समय किसी शब्द को लिखते समय उस शब्द या वर्ण समूह के ऊपर जो रेखा खींची जाती है उसे सिरोरेखा सिरोरेखा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, राधा, कृष्ण आदि। हाँ, अब इधर समझिए, किसी शब्द को लिखते समय, यानी कि हम जब कोई भी शब्द लिख रहे हैं, जैसे कि मैंने जितने भी शब्द लिखे हैं, ठीक है, तो उन शब्दों को पहले वो क्या है, वर्ण है, ठीक है, उन वर्णों को जो मैंने लिख दिया और उन वर्णों को मिलाने के लिए ऊपर जो मैंने जो रेखा खींच रखी है, तो ऊपर जो रेखा खींची हुई है उस रेखा को ही क्या कहते हैं, सिरोरेखा। सिरोरेखा, सिर यानी ऊपर, सिर की तरफ, रेखा यानी रेखा, सिरोरेखा यानी ऊपर जो रेखा खींची जाती है, सिर की तरफ जो रेखा खींची जाती है उनके, उसको क्या कहते हैं, अपन सिरोरेखा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, राधा, कृष्ण आदि। उतारिए इसको एक बार। किसी शब्द को लिखते समय उस शब्द या वर्ण समूह के ऊपर जो रेखा खींची जाती है, जो रेखा खींची जाती है, उसे सिरोरेखा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, राधा, कृष्ण आदि। राधा, कृष्ण आदि। चलो इसको रफ करते हैं अब। अगला है अपना अनुनासिक। कौन सा नंबर का है ये? नंबर है अपना शायद 10वां। नंबर 10 पे है अनुनासिक।
अनुनासिक। जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते समय श्वास वायु नाक सहित मुख से बाहर आती है तो जब किसी शब्द का उच्चारण करते समय श्वास वायु नाक सहित मुख से बाहर आती है तो उसे अनुनासिक कहते हैं। पंचम वर्ण को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। कोष्टक में लिखो पंचम वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं अंग, य, ण, न और म। जैसे गाँव, जैसे गाँव, ऊंट, आंधी आदि। अब इधर समझो, जब किसी शब्द का उच्चारण करते समय श्वास जो वायु है, यानी कि जब अपन किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो मुख के अंदर से जो श्वास निकलती है, जो ध्वनि निकलती है, तो वो जो ध्वनि है वो नाक सहित यानी कि नाक के साथ में मुख से यानी कि नाक और मुख दोनों से बाहर आती है तो उसे अनुनासिक कहते हैं। जब यानी कि वो नाक से भी और मुंह से भी दोनों से ही जब बाहर आती है
तो उसको क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। पंचम वर्ण को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। यानी कि जो पंचम वर्ण होते हैं वो कौन कौन से हैं? य अंग णानम यंगण यमंगणनम। यानी कि जो पंचम वर्ण है तो उस पंचम वर्ण को अपन क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण कहते हैं। और जब पंचम वर्ण का प्रयोग किया जाता है तो पंचम वर्ण को जो अनुनासिक बनाया जाता है तो वो एक चंद्र बिंदु के रूप में हो जाता है। और चंद्र बिंदु जो होता है उसको हमेशा स्वर के ऊपर ही लगाया जाता है। किसी भी अनुनासिक वर्ण को या फिर जिसको अपन ने पंचम वर्ण को अनुनासिक बनाया है तो उसको अपन किसी कभी भी वर्ण के यानी कि व्यंजन वर्ण जो होता है उसके ऊपर नहीं लगा करके स्वर वर्ण जो होता है उसके ऊपर ही लगाते हैं। चलो उतारो। जब किसी शब्द का उच्चारण करते समय श्वास वायु नाक सहित मुख से बाहर आती है तो उसे नाक सहित मुख से बाहर आती है तो उसे अनुनासिक कहते हैं। पंचम वर्ण को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। पंचम वर्ण कौन कौन से होते हैं? य अंग अण न म। जैसे गांव, ऊंट, आंधी इत्यादि। गांव, ऊंट, आंधी इत्यादि। चलो इसको रफ करते हैं। हो सकता है कि काफ़ी टाइम हो गया आपको क्लास लेते हुए, तो आप थोड़ा बोरिंग फील कर रहे होंगे, लेकिन हमारा मकसद आपको बोरिंग फील करवाना नहीं है। हमारा मकसद है कि बहुत शॉर्ट रूप में आपको बहुत कुछ देना। जैसे एक वो मुहावरा है ना, गागर में सागर भरना। यानी कि एक गागर होती है जो एक घड़ा होता है, उसमें समुद्र को भर देना। तो उसी माध्यम से हम एक छोटे रूप में ही, एक घड़े के रूप में संपूर्ण समुद्र को, यानी कि जो बड़ा सबसे बड़ा विस्तृत रूप है उसको छोटा करके हम उस घड़े के अंदर भरने का काम कर रहे हैं। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो की लेंथ हो जाए, थोड़ा लंबा हो जाए वीडियो, लेकिन हम इस टॉपिक को ज़्यादा मतलब अलग अलग भागों में नहीं बांट करके और एक ही भाग के अंदर रखना चाहते हैं, जिससे कि क्या है कि आपको अलग अलग भाग ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और एक ही भाग के अंदर आप पूरा का पूरा जो वीडियो है उसके माध्यम से एक टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे। अगला है अपना नंबर 11 पे। 10 हो गए ना अपने, अब है नंबर 11 और नंबर 11 पे है अनुस्वार। अनुस्वार जब किसी वर्ण का उच्चारण केवल नाक से किया जाता है तो उसे अनुस्वार
कहते हैं। अनुस्वार व्यंजन वर्ण ही होता है, क्योंकि अनुस्वार का प्रयोग भी अनुस्वार का प्रयोग भी स्वर वर्ण के बाद ही किया जाता है। हाँ, इधर देखिए, जब किसी वर्ण का उच्चारण केवल और केवल, ध्यान रखना, वहाँ पे क्या था, अनुनासिक जो वर्ण था उसमें नाक और मुंह दोनों को काम में ले रहे थे, दोनों से श्वास निकल रही थी, जो अपन बोल रहे थे वो आवाज़ ध्वनि किससे निकल रही थी, दोनों से निकल रही थी। लेकिन यहाँ पर जब किसी वर्ण का उच्चारण केवल नाक से किया जाता है तो उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार व्यंजन वर्ण की तरह ही होता है। किसकी तरह होता है अनुस्वार? एक व्यंजन जो होता है, तो व्यंजन जो वर्ण होता है उस व्यंजन वर्ण की तरह ही होता है। क्यों? क्योंकि अनुस्वार का प्रयोग भी स्वर वर्ण के बाद में किया जाता है। यानी कि जब स्वर वर्ण लिख दिया जाता है उस स्वर वर्ण के ऊपर ही, यानी कि स्वर के तुरंत बाद उसके ऊपर ही किसका प्रयोग किया जाता है? अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। उतार लिया? जब किसी वर्ण का उच्चारण केवल नाक से किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं अपन? अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, अनुस्वार व्यंजन वर्ण ही होता है क्योंकि अनुस्वार का प्रयोग भी स्वर वर्ण के बाद में ही किया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ में बच्चों आज का हमारा ये जो टॉपिक था वर्ण विचार हिंदी में वो कंप्लीट होता है। और आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।